तो आज के इस लेक्चर में हम हमारी अपनी थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। तो उसे पढ़ने से पहले राइट, बिकॉज हमारी थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरीके से है दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो उसे पढ़ने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें फ्रीजिंग पॉइंट को समझना होगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, वेट करना बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन। तो होता क्या है कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइडिया लेना पड़ेगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो फर्स्ट हमारी हेडिंग हो सकती है कि व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहले अपन तो ये पढ़ते हैं कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, देन ना देखेंगे डिप्रेशन की कहानी। तो देखो, एक सिंपल सी बात ये है, लेट सपोज यू हैव अ लिक्विड। अब आपके पास एक लिक्विड है ना। आप लिक्विड के लिए वाटर अज्यूम कर सकते हैं। लेट सपोज आपके पास लिक्विड है, आपके पास वाटर है, ओके। अब इस लिक्विड को अब लिक्विड है तो इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, है ना। कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर तो बनेगा ही, क्योंकि कुछ ना कुछ वेपर तो ऑलवेज एग्जिस्ट करती है, भले ही वैल्यू कम हो या ज़्यादा हो, ठीक है। तो अब अगर हम चाहते हैं कि इस वाटर को इसके आइस में कन्वर्ट कर दें, तो आप क्या करोगे, आप लिक्विड को उसकी सॉलिड फेज में, मैंने क्या क्या कहा, दिस इज योर लिक्विड फेज। अब लिक्विड फेज को अगर तुम सॉलिड फेज में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है, किसी सबस्टेंस तो सेम ही था। सबस्टेंस हमने क्या लिया है, वाटर। सबस्टेंस क्या हमारा है, सबस्टेंस फॉर एग्जांपल हमारा है वाटर कंपोनेंट। अब इस वाटर कंपोनेंट की जो लिक्विड फेज है उसका भी एक वेपर प्रेशर होगा। अब अगर हम उस लिक्विड फेज को उसकी सॉलिड फेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, देन वी हैव टू कूल द लिक्विड। मतलब यह है, लिक्विड को ठंडा करना पड़ेगा, लिक्विड की हमें कूलिंग करनी पड़ेगी। कूलिंग करने का मीनिंग ये भी है कि जो भी टेम्परेचर है उस समय एग्जिस्ट कर रहा है, उस टेम्परेचर की वैल्यू को डिक्रीज करना स्टार्ट कर दो। तो कहानी बहुत सिंपल है, जैसे जैसे लिक्विड फेज को या किसी लिक्विड को, किसी सबस्टेंस के लिक्विड को अगर आप कूल करते हैं या आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, तो क्या होता है, वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होता है। तो अगर ये आप ये करोगे तो इसके साथ क्या होगा, वेपर प्रेशर आल्सो डिक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट जाने पर कूलिंग हो रही है, मतलब ये ज़्यादा हीट पे है, ये कूल स्टेट पे है। तो कूलिंग करते समय वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। इसका मीनिंग ये भी समझ में आता है कि लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा, है ना। इनिशियल कंडीशन पर यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा कम होगा। इतनी बात समझ में हमें आ रही है, ठीक है। इनिशियल स्टेट की बात करता हूँ मैं जनरली, जब ये दोनों सेपरेट सेपरेट की बातें हो रही हैं। अब हमें करना क्या है, हम कूल करके लिक्विड फेज को ही सॉलिड फेज में कन्वर्ट करना मतलब चाह रहे हैं। अब सपोज सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर अलग निकाला गया, अमाउंट आया सर्टेन, लिक्विड का अलग निकाला गया, कुछ वैल्यू आई सर्टेन, दोनों कंपेयर किया गया, तो ऑब्वियस है यहाँ पर वेपर प्रेशर कम मिलेगा, बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं, ठीक है। पर मैं अब पर्टिकुलर सबस्टेंस की बात करता हूँ, उसकी दो स्टेट के बारे में। तो लिक्विड फेज को अपन कूल किए, टेम्परेचर को डिक्रीज किए, दैट मीन्स वेपर प्रेशर डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है, सही है। अब लिक्विड का वेपर प्रेशर लगातार डिक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत हाई था और ये ऑलरेडी कम था।
तो ये डिक्रीज होके इतना डिक्रीज होता रहेगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि इस लिक्विड का वेपर प्रेशर पहले से ही जो एग्जिस्ट कर रहा है सॉलिड का वेपर प्रेशर उसके इक्वल हो जाएगा। मेरा मीनिंग क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तब क्या होगा, एट अ डेफिनिट टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज, इस बात को तुम समझ सकते हो, लेट सपोज वाटर बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज। इसके लिए एग्जांपल समझ सकते हो आइस, दैट मीन्स आइस। मैंने बस सिंपल कहा टेम्परेचर कूल करते जाओगे वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा जिस टेम्परेचर पर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर डिक्रीज होते सॉलिड के वेपर प्रेशर के जस्ट इक्वल हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो इस डेफिनिट टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट को शॉर्ट में ऐसे लिख दिया मैंने, फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट वो डेफिनिट टेम्परेचर है जिस पर वेपर प्रेशर जो होता है किसी सबस्टेंस के लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के जस्ट इक्वल होता है। एक बात और ध्यान देना, जब ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्टेन हो रहा होता है उस समय किसी पर्टिकुलर सबस्टेंस की लिक्विड फेज और सॉलिड फेज एक दूसरे के डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक दूसरे के डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होती है, मतलब लिक्विड फेज सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो रहा है एंड द सेम टाइम सॉलिड फेज लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो रहा है। ये बात ध्यान रखना, मैंने कहा ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। तो ये भी हम कह सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज इक्वल होती हैं। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि एट फ्रीजिंग पॉइंट लिक्विड फेज और सॉलिड फेज के बिटवीन एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होता है। आपको पता है कि वाटर के लिए इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो जनरली 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, ये तुम्हें पता है। तो पूरी कहानी को समअप कर लो, समझ लो। हमने बस इतना ही कहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट वो डेफिनिट टेम्परेचर है जिस पे लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर डिक्रीज होते सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। कहो तो लिख लो, चाहो तो पूरी कहानी को हम समझ कर सकते हैं। कह सकते हैं when temperature of liquid decreases or decreased, then its vapor pressure also decreases, and at a definite temperature vapor pressure of liquid phase becomes equal to the vapor pressure of solid phase of a substance. Full stop. This definite temperature is called freezing point, and at this freezing point liquid phase and solid phase exist in a dynamic equilibrium। खत्म कहानी, ठीक है। अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहो तो वो भी एक डिफिनेशन मिल सकती है, क्या, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड फेजेज ऑफ ए सबस्टेंस हैव सेम वेपर प्रेशर। तो मेरा कहने का मीनिंग ये है कि आप चीज़ों को किसी भी तरीके से समझें, लिखें, फर्क नहीं पड़ता, पर कंसेप्चुअल वे में आपके स्टोरी दिमाग में होने चाहिए। तो ये था फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। फैक्टर क्या इफेक्ट करते हैं अभी इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हमें टर्म समझना था कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। अब हमारा हेडिंग है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। जिस ब्रांच में सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन की स्टडी करते हैं उस ब्रांच को बोलते हैं क्रायोस्कोपी। ठीक है, जैसे क्रायोस्कोपी।
इसमें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की। ठीक है, अब एक इसको समझने से पहले एक पूरी कहानी को समअप करते हैं, जिससे कि तुम्हें ये चीज़ और ज़्यादा समझ आएगी। देखो, बात सिर्फ इतनी सी है, जो हमने कहानी पढ़ी, देखिए ध्यान से, हमने फ्रीजिंग पॉइंट में सीखा क्या, कि जब कोई लिक्विड होता है, हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक लिक्विड है। अब उस लिक्विड की लिक्विड फेज है। अब सपोज कोई हमारा सॉल्वेंट ऑलरेडी लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करता है, तो सबस्टेंस तो कोई ना कोई होगा, है ना। अब जब एक लिक्विड फेज वो अपने सॉलिड फेज में आती है, सॉलिड फेज में मतलब उसके पास इक्विलिब्रियम होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। दूसरा, इस इक्विलिब्रियम के टाइम पे इसका वेपर प्रेशर इक्वल होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज इसके वेपर प्रेशर के, सही है। और ये जब कंडीशन ऑब्टेन्ड होती है तो एक टेम्परेचर ऑब्टेन्ड होता है, जिसको अपन बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। या मैं कह सकता हूं एट फ्रीजिंग पॉइंट, या मैं उल्टा कह सकता हूं कि फ्रीजिंग पॉइंट पर लिक्विड फेज और सॉलिड फेज में इक्विलिब्रियम होगा, और इसका लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के जस्ट इक्वल होगा। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये होते होते एक चीज और होती है दोस्त, ध्यान रखिए, साथ ही साथ एक चीज और ऑब्टेन्ड होती है, क्या, लिक्विड और सॉलिड फेज के केमिकल पोटेंशियल एंड इसकी स्केपिंग टेंडेंसी भी इक्वल होती हैं। कहने का मतलब ये है कि केमिकल पोटेंशियल एंड escaping tendency are also equal। अब एक बात समझो, देखो इस केमिकल पोटेंशियल, हालांकि थर्मोडायनामिक में आप पढ़ते हो इस चीज़ को, पर यहाँ पर ये तुम समझ सकते हो कि केमिकल पोटेंशियल लुइस ने इस प्रकार से इसको डिफाइन किया कि जस्ट केमिकल पोटेंशियल रिफर करता है उसकी स्केपिंग टेंडेंसी को, कि मॉलिक्यूल कैसे स्केप करता है। वो मेरा मुद्दा नहीं है। इससे समझ में आया क्या कि केमिकल पोटेंशियल को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर लिक्विड का केमिकल पोटेंशियल म्यू एल हो और सॉलिड का म्यू एस, तो मतलब ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। अब जनरली ये जो लास्ट का पॉइंट है ये बताते नहीं है, पढ़ाते नहीं है, फिर बुक्स में, छोटी बुकों में लिखा नहीं होता। मेरा वो माजरा है ही नहीं। ये था किसी प्योर लिक्विड के बारे में पूरी कहानी इस तरीके से थी। फ्रीजिंग पॉइंट पर ये सब चीज़ें हुई, ठीक है। अब मेरा कुछ कहानी देखो, मैं फिर समझ करता हूँ कि एट फ्रीजिंग पॉइंट लिक्विड फेज और सॉलिड फेज दोनों डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, और जब ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्टेन्ड हुआ है तभी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज आर इक्वल। साथ ही साथ इनके केमिकल पोटेंशियल भी एक दूसरे के इक्वल हैं, मतलब लिक्विड का केमिकल पोटेंशियल सॉलिड के केमिकल पोटेंशियल के इक्वल होगा, राइट। अब कहानी कुछ इस तरीके से है, जब हम इसमें एक नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड कर रहे हैं, नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड कर रहे हैं। जैसे ही ऐड करेंगे तो देखो कहानी, अब ये लिक्विड तो नहीं रहा, अब ये बन चुका है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फेज ले लेते हैं हम, है ना। सॉल्यूशन कह सकते हैं सिंपल। अब इसमें फेज का क्या ही है, चलो सॉल्यूशन फेज की बात करते हैं। अब जब हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं टू द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, सॉल्यूशन, अब देखो जो ये सॉल्यूशन बना है, ठीक है,
इस सॉल्यूशन में जाहिर सी बात दो चीजें होंगी, एक तो सल्यूट होगा जिससे कोई मीनिंग नहीं, इसका कोई रोल नहीं है। दूसरा, साथ ही साथ इसमें क्या होगा, इसका सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट लिक्विड में, ये भी तुमको पता है अच्छे से, है ना। यहां पर क्या होंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे भाई, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं। मेरे कहानी से कुछ बस इतनी सी बात ये है कि सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, एक आपका सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, एक आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है। जब हम ये चीज इसमें ऐड करते हैं तो इस लिक्विड फेज में सॉल्यूट भी इन्वॉल्व हो जाता है। अब सॉल्यूट भी प्रेजेंट है लिक्विड के अंदर तो सॉल्यूशन बन चुका है। जब हम इसे ऐड करते हैं तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की, फिर से कह रहा हूं, या तुम बहुत सिंपल तरीके से इसको और बढ़िया तरीके से इसको डायग्राम बनाते हैं जिससे तुम्हारे दिमाग में कंसेप्ट जो है अच्छे से स्टेब्लिश हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि देखिए, सॉल्यूशन में दो चीज़ें हैं, सॉल्वेंट है प्लस सॉल्यूट है, वो भी नॉन वोलेटाइल, वो तुमको पता लिखा हुआ है। अब जब हम इसे ऐड करते हैं, सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, तो क्या होता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की जो लिक्विड फेज है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की जो लिक्विड फेज है उसकी, इसकी बात कर रहा हूं, इसका सॉलिड फेज में, इसका सॉलिड फेज में एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज हुई है। मेरा मीनिंग क्या हुआ, देखो, जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ सॉल्यूट भी मिक्स होता है, राइट, तो इसमें प्रेजेंट है। अब सॉल्यूट प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सॉल्यूट जो है लिक्विड फेज के मॉलिक्यूल को सॉलिड फेज में कन्वर्ट होने से रोकते हैं, ठीक है, वो रोक रहे हैं इसको। सिंपल सी बात कि भाई इसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि ये सॉलिड में बहुत जल्दी मतलब कन्वर्ट हो जाए। अब एट फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूं, ये चीज अभी मैं कर रहा हूं, जो फ्रीजिंग पॉइंट तुमने यहां पर टेम्परेचर दिया था, लेट सपोज टेम्परेचर था तुम्हारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अब 0 तुमने यहां अप्लाई कर रहे हो, तो उस 0 पर लिक्विड फेज की सॉलिड फेज में एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज होती है। मैंने यहां पर लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं कि इसकी escaping tendency of liquid to solid, ये क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। साथ ही साथ escaping tendency of solid फेज की लिक्विड फेज में अनइफेक्टेड है, मतलब इसमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही, इसमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। दो इतनी बात भाई तुमको समझना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, देखिए, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के जो लिक्विड फेज हैं, क्योंकि इसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसलिए ये इसका लिक्विड फेज में, लिक्विड का सॉलिड फेज में एस्केपिंग टेंडेंसी जो है, यहाँ से यहाँ कन्वर्ट होने की टेंडेंसी जो है वो डिक्रीज होगी, और सॉलिड फेज की लिक्विड फेज में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी जो है वो अनइफेक्टेड रहेगी। जब ये ऐसा होगा, क्योंकि एस्केपिंग टेंडेंसी यहां पर इक्वल होनी चाहिए थी, पर यहां पर एस्केपिंग टेंडेंसी इक्वल नहीं है, तो अब देखो, एस्केपिंग टेंडेंसी जब इक्वल नहीं है, क्योंकि लिक्विड की एस्केपिंग टेंडेंसी सॉलिड जाने पर थोड़ी सी हुई है डिक्रीज, यहां है अनइफेक्टेड, राइट। तो अब क्या करेगा सॉलिड भी अपने को डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। या तुम यूं कह दो कि देखिए, अगर लिक्विड का सॉलिड में एस्केप करने की टेंडेंसी डिक्रीज हुई है, तो जानते हो क्या करेगा, इस डिक्रीज होने के इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या होगा, सॉलिड जो है डिजॉल्व होना स्टार्ट कर देगा। मतलब ये है, इस कंडीशन के बाद क्या होगा, मैं लिख देता हूं इसलिए इसको समझ में आएगा, सॉलिड बिगिंस टू डिजॉल्व, ठीक है।
इस प्रभाव को, इस इफेक्ट को कम करने के लिए सॉलिड ऑटोमेटिकली डिजॉल्व होना स्टार्ट कर देगा। और सॉलिड का डिजॉल्व होने का मतलब है कि बनने वाला सॉलिड कम हो गया। अब कम सॉलिड बनेगा तो वेपर प्रेशर भी तो अफेक्ट होगा, है ना। तो देखिए सॉलिड डिजॉल्व हो जाएगा नेचुरली। अब हमें एज ए ह्यूमन हमें ना इस प्रोसेस को रोकना है कि ये ना हो। तो इस डिजोल्यूशन को, सॉलिड डिजॉल्व हो रहा है किसमें, डिजॉल्व सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है कह सकते हैं। तो इसको रोकने के लिए, ठीक है, इसको रोकने के लिए और इक्विलिब्रियम को रीस्टेब्लिश करने के लिए, सेकंड, इसको रोकने के लिए और इक्विलिब्रियम को रीस्टेब्लिश करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम कुछ ना करें, हमें सॉलिड फेज को फॉर्म करना पड़ेगा। ये इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड फेज। और ये सॉलिड फेज बनेगी कैसे, जब हम जितना टेम्परेचर अप्लाई किया गया है कूल करके उसको और कूल कर दें, है ना, थोड़ा सा और कूल करते हैं, ठीक है, लोअरिंग द टेम्परेचर। तो पूरी कहानी को समअप करता हूं फिर से। सॉल्वेंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो लिक्विड फेज का सॉलिड फेज में एस्केप करने की टेंडेंसी डिक्रीज होगी। इसका मतलब कम लिक्विड जो मॉलिक्यूल है वो सॉलिड, कम से कम लिक्विड सॉलिड को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होने का अनइफेक्टेड था। इस केस में क्या होगा, सॉलिड जो है डिजॉल्व होना स्टार्ट कर देगा लिक्विड में, पहला पॉइंट, या यूं कहें कि सॉलिड कम फॉर्म होगा, ठीक है। अब सॉलिड कम फॉर्म होगा तो इनके वेपर प्रेशर इक्वल नहीं होंगे। तो अब प्रॉब्लम यह है कि सॉलिड डिजॉल्व ना हो, मतलब सॉलिड ज़्यादा से ज़्यादा बने, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें सॉलिड फेज की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। और फॉर्मेशन करने के लिए जितना टेम्परेचर अप्लाई किया गया उससे भी लोअर टेम्परेचर अप्लाई कर दें, जिससे कि ये चीज़ें हो जाएं। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा रिजल्टेंट क्या आया, thus एट मैं उसके लिए लिख रहा हूं सर्टन लोअर टेम्परेचर द टू escaping tendencies again becomes equal, ठीक है, and equilibrium is re-established। मेरी कहानी को समझो, एक ऐसा लोअर टेम्परेचर आएगा जिस पर दोनों की स्केपिंग टेंडेंसी इक्वल हो जाएंगी और इक्विलिब्रियम फिर से अटेंड हो जाएगा, और उस लोअर टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर इसके वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। इतनी बात समझ लीजिए, इसका वेपर प्रेशर इसके प्रेशर के इक्वल हो ही जाएगा। और इतनी बात लिखने के साथ साथ आप ये भी समझ लो, क्या समझना है, हमें समझ में एक चीज आ गया है कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश करने के लिए जितना टेम्परेचर लगा है वहाँ इसकी कंपेयर करें तो यहाँ पर और ज़्यादा लोअर टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम रीइस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इट इज ऑब्जर्व दिस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज, मैं क्या कह रहा हूँ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज क्या है, लेस है, लेस देन द, मैं उल्टा लिख देता हूं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन द
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन containing a non-volatile solute। बात समझ में आ गई? इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, इसका थोड़ा ज्यादा होगा, ये और लोअर टेम्परेचर पर वर्क करता है। चलिए दूसरा बात ये है, अगर हम टेम्परेचर को और लोअर कर रहे हैं तो ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पर जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आया होगा वो और कम आया होगा, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, चलो अब तुमको एग्जाम्पल बताते हैं। ये जो कहानी तुमने पढ़ी, आपने देखा होगा जो सी वाटर होता है, प्योर वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो जाता है, या फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है प्योर वाटर का क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पर सी वाटर ले लो, है ना, सी वाटर में क्या होता है, बहुत सारे सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं, सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं ऐसे, तो क्या होता है कि वो 0 पर भी आइस में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम होता है। लिख सकते हो आप एग्जांपल नंबर 1 कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सी वाटर इज लोअर देन प्योर वाटर। सिंपल। दूसरा क्या होता है कि जब ऐसे सिटीज या ऐसे कंट्रीज जहाँ पर बहुत ज़्यादा आइस फॉल होता है, हर समय आइस पड़ती रहती है, तो सड़कों पे जमा हो जाती है या कहीं और भी जमा हो गई, तो तुरंत वो आइस पिघल जाए, क्योंकि टेम्परेचर तो अपने हिसाब से ठंडा रहता है वहाँ पे वैसे भी। तो क्या करते हैं कि कुछ इससे सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे NaCl का इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके इस्तेमाल से क्या होता है, उसको ऐड कर दिया, तो जो वो आइस जमी हुई है, सपोज 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमी हुई है, तो जैसे ही उसको डाला, उस पाउडर को या फिर उस सल्यूट को डाला, तो उसने क्या किया, उस आइस के फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर दिया। मान लीजिए कर दिया -10 और इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है -5, तो आसानी से पिघल जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि देखिए सेकंड क्या है, एनहाइड्रस CaCl2 एंड क्या और लगा देता हूं, और NaCl आर यूज्ड टू क्लियर स्नो ऑन रोड। है ना, मेरा बात समझना। ये तो चलो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन हुआ इस सब चीज़ों का। अब इन सब चीज़ों में हमारे लिए क्या बेनिफिशियल था वो बताता हूँ। लेट सपोज करते हैं ये हमारा क्या था, प्योर सॉल्वेंट, ये हमारा क्या था, सॉल्यूशन जिसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है। मान लेते हैं कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है ऑफ प्योर सॉल्वेंट, लेट सपोज वो है प्योर, नॉट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है, TS। घबराना नहीं, हर सिंबल का मीनिंग होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट T0 है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है TS, और हमें पता है कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम आता है, दैट मीन्स T0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन TS। इतनी बात तो समझ उनको आ ही रही है। दूसरी, अगर T0 ज़्यादा है TS कम है, तो हमें पता करना होगा कि T0 कितना ज़्यादा है, कितना अमाउंट T0 का ज़्यादा है। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दोनों का डिफरेंस ले लें, है ना। मैं क्या कह सकता हूँ, डिफरेंस इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वाटर सॉल्यूट, लिख लेना, ठीक है। वो क्या होगा, डेल्टा TF, और इसी को क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कितना डिप्रेस हुआ, कितना और लोअर हुआ, इससे निकाल सकते हो, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूं, डेल्टा TF इक्वल टू सिंपल T0 माइनस TS। T0 क्यों लिखा, T0 ज़्यादा है और TS कम है, इसलिए ज़्यादा से कम को कर रहे हैं, फर्स्ट। दूसरा ये है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था
इसको कैसे निकालते हैं, देखिए ये कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो फर्स्ट तरीका है रेस्ट कंफर्म मेथड, सेकेंड वन बेकमैन्स मेथड, और भी है लेकिन फेमस मेथड यही है। ठीक है, इतनी सी बात। और क्रायोस्कोपी को पहले से ही हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, एक तो बात तुम्हें ये समझ में आ गई, दूसरा सिमिलरली जैसे लिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोलालिटी के, सिमिलरली यहां पर भी है, क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट is directly proportional to the molality of solvent, या मैं आसान कहूँ मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन लिखना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो बर्डेंट ही है ना। दैट मीन्स डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू एम, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। ये एफ इसलिए लगा दिया गया जिससे कि हम फ्रीजिंग कांस्टेंट को डिनोट कर सकें। अब ये इक्वेशन हो गई दो। सारी इक्वेशंस याद रखना, न्यूमेरिकल्स में सारी इक्वेशन से कुछ भी काम आ सकता है। ये डायग्राम अच्छे से बना लेना, ठीक है। किसी भी कंसेप्ट को जब तक तुम समराइज नहीं करोगे अपने दिमागों में, साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि स्टोरी क्या है, बैकग्राउंड स्टोरी क्या है उसके पीछे की, यू हैव टू नो। ओके, तो हम बात करते हैं के एफ की, ठीक है। हालांकि चलो के एफ के बारे में भी बात कर लेंगे, उससे पहले कुछ और बात करते हैं। सिंस है पता है कि मोलालिटी एम क्या होती है, मोलालिटी एम जो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg, एक ऐसे फॉर्मूला है। दूसरा NB अपान सॉल्वेंट का वेट, अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दूं तो इस पर हम 1000 से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एक ये यहां मोल्स का फॉर्मूला भी लिख देते हैं। NB का मतलब क्या है, WB अपान M। अब भाई WB अपान MB सोल्यूट का मोलर मास इंटू WA, ये ग्राम। अब मुझे नहीं पता कि न्यूमेरिकल करते समय इसकी या इसकी किसकी रिक्वायरमेंट होगी, जो होगी अपन देख लेंगे। इतनी बात समझ आ रही है ना, जो भी होगी देख लेंगे। अब मैं डेल्टा टी एफ निकालूं तो डेल्टा टी एफ को ये पुट करो, ये पुट करो, कई सारे फार्मूले बन सकते हैं ना, तो तुम समझ लेना इतनी बात। तो के बी तो के एफ तो था ही, के एफ इंटू WB 1000 अपॉन MB WA। आई होप अगर आपने लास्ट लेक्चर देखे हैं तो आपको पता होगा इस सब सिंबलों के बारे में, बस KF को छोड़कर। WB क्या है, वेट और मास ऑफ सॉल्यूट। MB क्या है, वेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। WA क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। इतनी बात तुम्हें समझ आनी चाहिए, ठीक है ना। आई होप तुम्हें चीजें क्लियर हुई हों। साथ ही साथ क्या है, देखो KF जो है, ये KF कैसे डिफाइन करते हैं इसको बात समझ लो। KF जैसे हमने KB डिफाइन किया था, RT0 स्क्वायर MA अपान डेल्टा HV लिखा था, यहां पर कुछ और फ्यूजन, डेल्टा H ऑफ फ्यूजन, और ऊपर ये वहां पर बॉइलिंग पॉइंट था, यहां पर बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है। नॉट लिखना मैं चाह नहीं रहा था, मैं यहां पर TF लिख देता हूं, ठीक है। मतलब ये फ्रीजिंग पॉइंट के लिए है सिंबल, और इसकी यूनिट जो होती है, यूनिट बिल्कुल सेम है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। कुछ नहीं करना है कि RT और MA की वैल्यू रखो और यही आ जाएगा यूनिट फालतू में, ठीक है। दूसरी बात क्या है, मे भी तुम्हें दिक्कत हो, डेल्टा H ऑफ फ्यूजन जो है उसे कहते हैं मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन।
या हीट ऑफ फ्यूजन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, आर की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है जिससे पिछली बार रखा था, है ना, 8.31, छोड़ो वो पता है। और क्या चाहिए? दूसरी बात के आखिर है क्या? के है क्या? के को क्या बोलते हैं? देखिए ध्यान से, इसको बोल सकते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट। दूसरा अपन इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, या इसको फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ये भी ध्यान रखना KF जो होता है वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, ध्यान रखना, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। यही रीजन है कि KF की अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग वैल्यू आती है, ठीक है, डेटा हम ऐड कर देंगे। इतनी सी बात हो गई, ठीक है। दूसरी बात अगर इतनी कहानी को हम ग्राफिकली समझना चाहें, मैंने क्या कहा, इसको ग्राफिकली समझना चाहें, तो लेट सपोज इधर हम टेम्परेचर को दिखा रहे हैं, वो भी केल्विन में, यहाँ पर हम वेपर प्रेशर को दिखा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है ना? नहीं प्रॉब्लम कोई भी। अब एक बात बताओ, लेट सपोज ये टेम्परेचर, वो टेम्परेचर गंदा बन गया, ये जो लाइन है ये उस टेम्परेचर को डिनोट कर रही है जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। T0 लिख दिया मैंने सिंपल इसीलिए, ठीक है। मेरा मीनिंग क्या है कि इस T0 पर उस लिक्विड सॉल्वेंट का मान लीजिए ये कुछ वेपर प्रेशर हुआ होगा, लेट सपोज इसको लिख दिया मैंने P0। कोई प्रॉब्लम? आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं तुम्हें। पूरी कहानी को समझो कि क्या हुआ है। ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर T0 वो फ्रीजिंग पॉइंट है, देखिए टेम्परेचर अगर और कम हुआ, बहुत कम टेम्परेचर पर वो सॉलिड फेज, देखिए ये तो पता है कि इसके एक तरफ लेफ्ट और राइट में एक तरफ सॉलिड फेज है, एक तरफ लिक्विड फेज है। टेम्परेचर अगर हम पीछे आ जाए, मतलब पीछे बैक साइड, तो और डिक्रीज होगा, डिक्रीज होने की स्थिति लिखी हुई है, और आगे बढ़ जाए तो बढ़ जाएगा। तो इसके आगे लिक्विड फेज है, इसके पीछे है सॉलिड फेज। इतनी बात समझ में आ रही है? तो मान लीजिए ये इसका लिक्विड फेज का कर्व आया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होनी चाहिए इस चीज से, सही है। अब इसके इस तरह तो सॉलिड है ही, ठीक है, सॉल्यूशन के लिए ये टेम्परेचर वैलिड नहीं होगा, इससे भी लोअर टेम्परेचर। तो लेट सपोज सॉल्यूशन के लिए ये जो टेम्परेचर आया था TS, ये इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। अब हमें पता है कि लेट सपोज, अब ऑब्वियस है कि सॉल्यूशन जो होगा वो वेपर, टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, टेम्परेचर कम हुआ तो वेपर प्रेशर कम होगी ही होगी, श्योर है। तो इसके कंपेरेटिवली यहाँ पर वेपर प्रेशर लेट सपोज कुछ कम आई है सॉल्यूशन के लिए, लेट सपोज ये PS लिखा हुआ सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्वेंट बोल रहा हूँ ना, तो इसलिए इसको ऐसे लिख देता हूँ, ओके। अब मतलब इसके इस तरफ, इधर अंदर की तरफ और कम पे यहाँ पर सॉलिड है, और इसके आगे है आपकी लिक्विड फेज। तो लेट्स सपोज सॉल्यूशन का ग्राफ ये आया, ठीक है। इस पॉइंट के इस कर्व पर, मतलब आगे, फर्दर आगे, इस बिल्कुल ये डॉटेड के उधर, यहाँ सॉलिड तो है ही,
सॉल्वेंट के लिए यहाँ सॉलिड था। अब दोनों को कंपेयर करें तो बेटा इसको इस तरीके से मिला दो, ठीक है। अब ये जो लाइन है, लेट सपोज मैं लिख दूं इसको क्या, एक्स वाई के इस तरफ यहाँ पर ये सॉलिड फेज मेंटेन है। जब फेज इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा थोड़ा ज़्यादा। दूसरा, ये जो है ये सॉल्यूशन के लिए लिखा हुआ है, सॉल्यूशन के लिए, और स्पेशली ये लिक्विड सॉल्यूशन है, और ये क्या है, लिक्विड सॉल्वेंट। इतनी बात समझ में आ रही। ये जो डिफरेंस था दैट इज डेल्टा टी एफ, यही है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि भाई साहब कि कैसे आप कोई चीज़ किस तरीके से निकालोगे, राइट, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है कि समटाइम्स क्या होता है कि अगर मान लीजिए इफ मोलैलिटी जो है 1 है, 1 मोलैलिटी होने का मतलब ये है कि 1 मोल सल्यूट जो है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया गया है। तो क्या हो जाएगा, आपका डेल्टा टी एफ जो है वो के एफ के इक्वल हो जाएगा। पहला पॉइंट तो ये है। जब ये ऐसा होगा तो मीनिंग क्या है कि के एफ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज के एफ, डिफिनेशन देना हो तो क्या कर सकते हो, के एफ ऑफ सॉल्वेंट इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन, क्योंकि इसके इक्वल है, डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच may theoretically be produced when 1 mole of a non-volatile solute is dissolved in 1 kilogram of a solvent। इतनी सी बात हो गई, ठीक है। तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है फिनिश होता है। आपको फार्मूला याद रखना है, हालांकि मुझे फार्मूले याद नहीं रहते हैं। उसका रीजन ये है कि तुरंत वो बन जाते हैं 2-3 सेकेंड में, क्योंकि कंसेप्ट पता है ना, तो याद करने की क्या ज़रूरत है, आप याद कर लो। तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल नंबर 14। क्या है, कैलकुलेट द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, कैलकुलेट द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, के एफ निकालना है, के एफ क्वेश्चन मार्क, वाटर के लिए निकालना है, ओके। द मोलर हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज, ओके, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, क्योंकि आइस के लिए बात की है, कितना आया है 6024.6 जूल, और दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मीन्स जो टी एफ था, टी एफ क्या एक्चुअली है, फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वो कितना गिवन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें भाई आप प्लस कर दो 273, तो आ जाएगा 273 केल्विन। इतनी सी बात। हमें निकालना है के एफ, तो के एफ निकालते हैं। के एफ क्या होता है, आर टी, मैं यहाँ पर टी नॉट लिख देता हूँ, सॉल्वेंट के लिए कंफ्यूज होगी, आर टी नॉट स्क्वायर एम ए अपॉन डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, ओके। आर की वैल्यू क्या होती है 8.314 है ना, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, यहाँ पर है 273 केल्विन का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो जहाँ से टी नॉट, एम ए क्या है, हमारे वाटर दिया हुआ है, वाटर क्या होता है, मोलर मास कितना होता है 18, तो भाई साहब 18 मल्टीप्लाइड बाई भाई ग्राम पर मोल होता है, उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया है किलोग्राम पर मोल, ठीक है। अब डिवाइड कर दो, और ये जूल पर मोल गिवन है 6024.6 जूल पर मोल इनवर्स। अब एक दिमाग लगाओ, जूल जूल कट गया, केल्विन इनवर्स,
और केल्विन का स्क्वायर, एक बचेगा केल्विन, मोल मोल कट गया, क्या बचा एक केल्विन, तो बचेगा एक केल्विन, यहाँ पर किलोग्राम पर मोल इनवर्स। वैल्यू क्या आएगी के एफ की, वो मैं देख के बता देता हूँ, सॉल्व करोगे आ जाएगी 1.85। दिस इज योर आंसर। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपको क्या आना चाहिए, कैलकुलेशन तो आनी चाहिए दोस्त ना, उसमें हम कर ही क्या सकते हैं। दिस इज नॉट माई फॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके कहाँ हो गया, हाँ जी 15, एग्जाम्पल ऑफ 15। An aqueous solution containing 0.25 gram of solute dissolved in 20 gram of water। एक aqueous solution है, एक aqueous solution है जिसमें 0.25 ग्राम ऑफ सल्यूट है, नो प्रॉब्लम, प्लस उसे 20 ग्राम ऑफ वाटर में, 20 ग्राम वाटर में डिजॉल्व किया गया है। उसके बाद उसको फ्रीज किया गया है। जब उसको फ्रीज किया गया है, इसको क्या किया गया है, फ्रीज किया गया है, इसको बनाया गया है इसकी सॉलिड फेज में। और सॉलिड फेज में कन्वर्ट करने के लिए, फ्रीज करने के लिए, हाँ सॉल्यूशन को फ्रीज करने के लिए जो टेम्परेचर का इस्तेमाल किया गया है वो क्या है, वो है 0.42 डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी माइनस में। तो मतलब ये है इसमें 42 प्लस 273 है ना, प्लस 273 ऐड करना पड़ेगा। चलो ये हो जाएगा ऐड करके, ठीक है। फॉर वाटर, सॉरी, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सल्यूट। मोलर मास ऑफ सल्यूट कैलकुलेट करना है, MB। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी गिवन है, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी गिवन है। सिक्स 024.6 जूल पर मोल। टेम्परेचर T, अच्छा फ्रीजिंग पॉइंट भी गिवन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए भाई इसमें KF डायरेक्टली गिवन नहीं है, सवाल में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, तुम समझो कहानी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द KF। R T नॉट स्क्वायर MA अपॉन डेल्टा H ऑफ फ्यूजन आइस के लिए। R क्या है 8.314 अब मैं सीधा डेटा लिख रहा हूँ। T नॉट क्या है, इसमें तुम ऐड करोगे 273 ही आएगा, 273 केल्विन का स्क्वायर। MA क्या है, ये हमारा वाटर था ना, वाटर के लिए वही कहानी, 18 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ डिवाइड बाई वैल्यू कितनी गिवन है 6024.6। वैल्यू जो आई थी उसके आसपास ही आएगा जो भी कैलकुलेट किए तुमने। 1.84 पहले कितनी आई थी 1.85, तो कोई बात नहीं, 1.84 केल्विन किलोग्राम पर मोल। मेरा कहने का मीनिंग ये था कि भाई साहब ये तुम्हें डायरेक्टली गिवन नहीं था, तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ा। अब हमें KF मिल चुका है, अब हम देखते हैं कि MB निकालना है। तुम्हें पता क्या है डेल्टा TF क्या होता है, KF इंटू M। M क्या होता है KF इंटू WB 1000 है ना, अपॉन MB WA किसमें, ग्राम में। फार्मूला तो यही है। अब कहानी समझो, अपने को निकालना है MB, मतलब मैं सर्किल कर रहा हूँ, इसे निकालना, बाकी सब डेटा पुट कर दो। अब देखो ये भी कि डेटा हमारे पास है कि नहीं है ना, करीब है।
करिए। देखो साथ ही साथ एक काम एक और कर सकते हो, डेल्टा टी एफ को सेपरेटली निकाल लो। क्या था हमारा सोल्यूशन का कम आएगा टी नॉट माइनस टी एस। तो देखो टी नॉट कितना है 273। अब देखो यहाँ से 42 जो है 273 से लेस ही तो होगा, या तो इसको इतना ही रखो। अब अपन टी नॉट में से लेस करेंगे टी एस को, क्या क्या करेंगे लेस करेंगे। तो देखो लेस करने पर क्या होगा, ये सारे चिन्ह बदल जाएंगे। क्या हो जाएगा, ये हो गया प्लस 0.42 माइनस 273, ये कट जाएगा, कितना आंसर आएगा 0.42। तो पहला पॉइंट तो ये है कि ये हमें मिल गया डेल्टा टी एफ। अब करना क्या है दोस्त, यहाँ से एम बी निकाल लो। एम बी क्या होगा, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपान डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, एम बी आगे इधर। अब के एफ क्या है, निकल के आया है 1.84 मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी कहता है वेट ऑफ सल्यूट कितना है 0.25 ग्राम, सही है। उसके बाद 1000। एक और बात, के एफ जो आया था वो किलोग्राम पर में था ना, तो बेटर ये है कि यहाँ आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। मेरा मीनिंग समझो क्या कह रहा हूँ, एक ही डिजिट में सॉल्व करोगे ना। फिर डेल्टा टी कितना निकल के आया है 0.42 केल्विन। डब्ल्यू ए कितना है, डब्ल्यू ए है 20 ग्राम ऑफ वाटर। सॉल्व करो, सॉल्व करने पर आपका आंसर कितना आएगा मैं वो चेक करके बता दे रहा हूँ। आपका आंसर आएगा 54.76 ग्राम पर मोल। 54.76 ग्राम पर मोल, ये आपका आंसर। तो देखो क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, उसको पढ़ो ध्यान से, उसको समझो और देन सॉल्व इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 16 क्या है, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सल्यूट बॉयल्स एट 100.17 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्वस सोल्यूशन है जो कि अब बॉयल होता है, ठीक है, 100.17 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट मेंशन है, बॉइलिंग पॉइंट मेंशन है। इसको मैं क्या कह दूं, किसका सोल्यूशन का है ना, तो मैं एस ऊपर लगाता हूँ, नीचे लगाता हूँ बी, समझ जाओगे कि बॉइलिंग पॉइंट लिखा है सोल्यूशन का, कितना लिखा हुआ है 100.17 डिग्री सेंटीग्रेड। एट व्हाट टेम्परेचर वुड इट फ्रीज, किस टेम्परेचर पर ये फ्रीज होगा। तो भाई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है, ठीक। के बी गिवन है, के बी गिवन 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। और क्या गिवन है, के एफ भी गिवन है, के एफ भी गिवन है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल इनवर्स। के एफ भी गिवन है, के भी गिवन है। भैया कोई दिक्कत नहीं है, क्या ही प्रॉब्लम है, करते हैं चलो। अब देखो डेल्टा टी बी था तुम्हारा क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो टी नॉट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टी एस ज़्यादा हुआ करता था, तो टी एस माइनस टी नॉट। अब देखो मैं बी लगा रहा हूँ नीचे, जिससे कि समझ लो कि बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, नॉट स्टैंड फॉर सॉल्वेंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना होता है, ऊपर गिवन है, देखो 273 केल्विन ऐड करोगे क्या आएगा 373.17 केल्विन।
तो 373.17 केल्विन माइनस, अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर तुम्हें पहले से पता है ना, कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हो जाएगा 373 केल्विन। आपको आंसर मिलेगा 0.17 केल्विन। ये आ गया आपका डेल्टा टीबी। इतनी बात समझ गए। सिमिलरली अगर डेल्टा टीबी का इस्तेमाल करो केबी इंटू एम, ठीक है, तो यहां से अगर मोलरिटी निकाल लो, यहां से क्या निकाल लो, मोलरिटी, तो डेल्टा टीबी अपान केबी आएगा 0.17 केल्विन अपान ये आ गया 0.52 केल्विन किलोग्राम और मोल इनवर्स। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.327 मोल किलोग्राम इनवर्स। इतनी बात आ गई मोलरिटी। जैसे ही मोलरिटी आ गई तो आप क्या कर सकते हो, आप देखो मोलरिटी पता चल गई। अब हम के एफ पे डील करते हैं। डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता है के एफ इंटू एम, ठीक है। अब देखो मोलरिटी हमने यहां से निकाल ली है ना, बाकी डेटा पुट कर दो। के एफ की वैल्यू 1.86 मल्टीप्लाइड बाई मोलरिटी आ गई हमारी 0.327। दोनों को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई जब करोगे तो तुम्हें एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है, दैट इज 0.61 केल्विन, ठीक है ना। अब ये इक्वल है डेल्टा टी एफ के। अब ये बताओ सिंस डेल्टा टी एफ होता किसके इक्वल है, समझो ध्यान से। ये होता है अगर हम फ्यूजन मतलब फ्यूजन की बात करने वाले हैं तो ये नॉट और ये सोल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन लिखा हुआ है। इतनी बात में समझ में आ गई होगी। अब देखो ध्यान से कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना है, कहाँ गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन तो निकालना है, और तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट तो पता ही होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 273 माइनस क्या हो जाएगा डेल्टा टी एफ कितना है। इतनी बात समझो, इतनी बात समझो। यहां से टी एफ निकालें तो 0.61 माइनस 270, नहीं उल्टा हो गया, ये इधर आएगा ना, क्या करता है तो 273 माइनस ये इधर जाएगा 0.61। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर 272.39 केल्विन आएगा। ये जो सिंबल मैंने बनाया है एफ और बी लिख दिया जिससे कि तुम फ्रीजिंग और बॉइलिंग में डिफरेंस समझ पाओ, और ऊपर एस और नॉट लिखा जिससे कि तुम सोल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट में डिफरेंस समझ पाओ। इतनी सी बात हो गई। अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउट। दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को आपस में इस्तेमाल किया हुआ है। कभी कभी ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ भी इस्तेमाल करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के कंसेप्ट को, आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन आसान होगा, तो परेशान बिल्कुल मत हो। मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 17। देखन में बड़े लगे ओनली। अ सर्टेन सोल्यूशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, देखो ध्यान से, अ सर्टेन सोल्यूशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन बॉयल्स एट, ठीक है। अब सॉल्यूशन जो है बॉयल हो रहा है, सॉल्यूशन जो है बॉयल हो रहा है, दैट मीन्स एस लगा दिया सॉल्यूशन के लिए, और बॉइलिंग पॉइंट है कितना 82.6 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 82.6 प्लस 273 अब ऐड कर दो केल्विन, बात करेंगे आगे। एंड फ्रीजेस, यही फ्रीज हो रहा है, कितने पर फ्रीज हो रहा है 3.1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इसका मतलब
3.1 प्लस 273 केल्विन, तो ऐड कर दो, चाहो तो कर लेंगे। 0.1 यहाँ भी कर लेते हैं, ठीक है। 0.6, 3 और 2 5, 7 और 8, ठीक है। सॉरी 2 था ना, 3 7, सॉरी 3 2 5 7 और 8 15 का 5 हासिल 1, तो 2 और 3 सही है। इतनी बात समझो, इतनी बात समझो, जो कहा मैंने उतना ही किया अभी। तो फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, बॉइलिंग पॉइंट गिवन है। व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्टिकल, व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्टिकल एंड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में नंबर ऑफ पार्टिकल एंड स्ट्रक्चर ये पता करना है एट द टू टेम्परेचर। समझ गया? फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होगा और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा, दोनों टेम्परेचर पे निकालना है, ठीक है। चलो ठीक है। पूछा है कि इस डेटा से दो अलग अलग फेजेस में जब इसका बॉइलिंग पॉइंट गिवन हो, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट हो, तब बेंजोइक एसिड के स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे और उनके नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे होंगे। द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन, प्योर का भी दे रखा है ना, इधर लिख देता हूं। प्योर बेंजीन के लिए हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो और इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो दोनों गिवन है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन है 18.1 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीजिंग पॉइंट 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें क्या करो 273 चुपचाप ऐड कर दो और सॉल्व करके तुरंत लिखो इतना। और KF गिवन है, KB गिवन है, वो भी कहो तो लिख ही लेते हैं KF KB, फिर सॉल्व करें क्या। चलो KF कितना गिवन है 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। KB कितना गिवन है 2.57 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। पूरी बात लिखी हुई है। अब तुम एक काम करो, दोनों फार्मूले को इस्तेमाल करो और कुछ भी मत करो। देखो यहां से डेल्टा TB इक्वल टू क्या होता है जल्दी बताओ, और डेल्टा TF क्या होता है। डेल्टा TF होता है KF इंटू मोलरिटी। यहां से मोलरिटी निकालो, डेल्टा TF अपान KF होगा। चलो क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल पूछा है तो नंबर ऑफ मोल चाहिए, उसके लिए मोलरिटी चाहिए होगी, राइट। चलो डेल्टा TF कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन यहां पर है और प्योर ये यहां पर है, ठीक है। दोनों को अब डेल्टा TF होता क्या है दोस्त, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन हो रहा है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का कम होता है, तो मतलब नॉट और S, और ये ऊपर हमने F लगा दिया अपान KF। अब इसको ऐड कर लेते हैं भाई साहब, तो 0.5 5 और 3 8 7 2, तो ये हो गया 278.5 माइनस ये देखो 276.1 अपान KF कितना है 5.12। इसको तुम सॉल्व करो, सॉल्व होके आ रहा है 0.468। किलोग्राम पर मोल इनवर्स, ठीक है। इसको तुम ग्राम पर मोल इनवर्स भी लिख सकते हो। चलो सिमिलरली मैं कह रहा हूं, सिमिलरली तुम यहां पर डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M लिखते हो। इस फॉर्मूले से तुम यहां पर भी M निकालो, तो डेल्टा TB अपान M लिखो, KB लिखोगे। डेल्टा TB क्या होता है
टी एस माइनस टी नॉट, और ये है बी, और बी अपान के बी। वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, इसको वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। सोल्यूशन के लिए कितना आया था 355.6 माइनस, इसके लिए कितना आया है बॉइलिंग पॉइंट के लिए, मैंने ऐड ही नहीं किया अभी तक, चलो कोई बात नहीं, चलो 0.1037 और 8513, ये कुछ रिपीट लग रहा है, अच्छा नहीं ये कोई नहीं, 82 था, अच्छा 80 था, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 353.10, ओके, अपान के भी कितना था गिवन है 2.57। अब तुम इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पर हमें आंसर मिल रहा है 0.972 किलोग्राम मोल इनवर्स। हमें इस डेटा को ध्यान से देखना चाहिए। फ्रीज होने का मीनिंग है सॉलिड स्टेट में, या बहुत फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, फ्रीजिंग पॉइंट में डेटा इतना है और बॉइलिंग पॉइंट का डेटा इतना है। इसका मीनिंग क्या निकला, इसको लिख चुके होगे तुम, अब इसको समराइज करता हूं। देखिए एक बात समझिए, जो आपका बेंजोइक एसिड होता है, बेंजोइक एसिड लोअर टेम्परेचर पर, या यूं कह सकते हो कि एट फ्रीजिंग पॉइंट, क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा इस तरीके से, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये बना रहा है एक डाइमर। अब टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब ये डाइमर टूटेगा, डाइमर टूटेगा और 2 मोल्स बनेंगे किसके, एक बेंजोइक एसिड के, समझो। और ये मान सकते हैं कि ये कब हुआ है, हाईयर टेम्परेचर पर, दैट मीन्स मैं कह सकता हूं बॉइलिंग पॉइंट पर। तो कहानी क्या समझ में आई, एक पूरा मॉलिक्यूल था फ्रीजिंग पॉइंट पे, और वही मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट, 2 पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया किस पे, बॉइलिंग पॉइंट पे। तो बॉइलिंग पॉइंट पे 2 मोल हैं और फ्रीजिंग पॉइंट पे 1 मोल है। तुम यहां से भी देख सकते हो कि फ्रीजिंग पॉइंट पे जो डेटा गिवन है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पे डेटा जो गिवन है, इनको कंपेयर करो। ये फ्रीजिंग पॉइंट पे डेटा जो है, ये बॉइलिंग पॉइंट के डेटा को कंपेयर करो तो बॉइलिंग पॉइंट का डेटा जस्ट 2 टाइम्स है। मेरा मीनिंग ये है, फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू है ये ना, और बॉइलिंग पॉइंट भी गिवन है, तो मैं ये कह सकता हूं कि फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल कब हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो वो इक्वल हो जाएगा, वही मीनिंग है, ठीक है। तो ये कमेंट था, स्ट्रक्चर्स तुम्हें पता चली गए हैं, और नंबर ऑफ पार्टिकल तुम कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, कोई इशू नहीं है। अब कुछ बढ़िया क्वेश्चन देख लेते हैं। जेई मेन के क्वेश्चंस हैं, फटाक से पढ़ते हैं और हर क्वेश्चन को 2-3 मिनट में खत्म करते हैं। क्वेश्चन है 40 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मोलर मास गिवन है इज मिक्स्ड विथ 20 ml ऑफ वाटर। तो देखो ध्यान से 40 ग्राम ग्लूकोज जो है उसको मिक्स किया गया है किससे,
20 ml ऑफ वाटर से। ओके, इसका मोलर मास गिवन है, इसके लिए मोलर मास m, अरे वही बात है, ग्लूकोज का मोलर मास गिवन है 180, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ग्राम पर मोल में ही है। ओके, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, इसका जो है सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है, तो मैं S लगाता हूँ ऊपर और लिखता हूँ ये, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ये कैलकुलेट करना है, इतनी बात समझो। और क्या किया है, डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है, ध्यान से देखना, 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। दूसरा और कुछ गिवन है क्या, KF भी गिवन है, चलो लिख ही लेते हैं। KF है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब प्योर वाटर की बात कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब प्योर की बात कर रहा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मीन्स 373 केल्विन, इतनी बात हो गई, और कुछ गिवन नहीं है। 27 अगस्त की 2021 का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को समझिए, डेटा इतना गिवन है, ठीक है, तो अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना क्या है, मैं तो देखा ही नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना, दैट इज दिस। तो हमें क्या पता है, हम वहां से स्टार्ट करेंगे, राइट, हमें क्या पता है, मैं वो स्टार्ट करता हूँ। देखिए, डेल्टा TF होता है KF इंटू एम, KF, अब M को अगर हम ओपन करें तो N ऑफ ग्लूकोज अपॉन W ऑफ वाटर कर सकते हैं। अगर मैं इसको 1000 में ले जाऊं, मतलब ये तो किलोग्राम में लिखा हुआ है, सारा जो फार्मूला है ओपन फॉर्म में लिखूं तो N लिखा हुआ है, तो W ऑफ ग्लूकोज मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन M ऑफ ग्लूकोज मल्टीप्लाइड बाई W ऑफ वाटर। अब एक बात ध्यान रखो, क्या ध्यान रखिए, KF गिवन है, हाँ भैया गिवन है, 1.86 केल्विन, मैं यूनिट नहीं लिखूंगा, चलो किलोग्राम में है ना, इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। दूसरा, W और ग्लूकोज लिखा हुआ है क्या, 40 ग्राम, 1000 से डिवाइड बाई M ऑफ ग्लूकोज 180 गिवन है, मल्टीप्लाइड बाई W ऑफ वाटर, वाटर का यहाँ पर कितना गिवन है, 2 ml। अब एक बात सुनो, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। अगर तुम्हें मास निकालना हो तो क्या करोगे भाई, D इंटू वी, D कितना है 1, वॉल्यूम कितना है 20 ml, तो कितना आ गया 20 ग्राम। तो यहाँ पर तुम चुपचाप रख दो 200, तो 20 नहीं 200 ग्राम, राइट। अब तुम इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी 2.067, इतनी सी बात समझो। डेल्टा TF आ चुका है, हमें डेल्टा, भाई तुम्हें क्या निकालना है, देखो, सिंस डेल्टा TF इक्वल टू होता है T0 माइनस TS, अगर मैं फ्रीजिंग की बात कर रहा हूँ इसीलिए मैंने नॉट और F लगा दिया, यहाँ पर मैं S लगा दूँ, सोल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ से अगर डेल्टा TS निकालूंगा तो डेल्टा TF, एक मिनट, ये निकालना, तो ये इसके माइनस, ओ गलती हो गई, डेल्टा T0 माइनस डेल्टा TF, T0 क्या है, प्योर, प्योर का कितना है, गड़बड़ तो नहीं, ये 100 गिवन है क्या, एक सेकंड देखने दीजिए, सॉरी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर, सॉरी क्या गलती कर देता हूँ, कुछ सौ क्वेश्चन पढ़ लिया, 273.15 शायद लिखा हुआ है, हाँ जी क्वेश्चन में है, ओके केल्विन, ओके, तो 273.15 केल्विन, और यहाँ पर 2.067
केल्विन। सॉल्व करोगे तो 271.083 केल्विन आएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, IIT JEE का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन, दिमाग लगाइएगा, डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा, फिर भी मैं एक रफ स्केच खींच दूंगा। लिखा हुआ है अ सिलेंडर कंटेनिंग एन आइडियल गैस। एक सिलेंडर है इस तरीके से, इसमें एक्वस सॉल्यूशन है इथाइलिन ग्लाइकॉल का, इसके ऊपर यहां पर एक आइडियल गैस है। अब क्या किया गया, इस आइडियल गैस के ऊपर है ना, समझ लो एक वेट रखा हुआ है जिससे कि एक पर्टिकुलर पिस्टन से प्रेशर मेंटेन किया गया है, ठीक है, इतनी बात है। और पिस्टन आपका फ्रिक्शनलेस है, उसकी इंपॉर्टेंट है नहीं। फ्रिक्शनलेस का मीनिंग ये है कि इसका इसके फोर्स पे कोई, प्रेशर पे कोई रोल नहीं है। ओके, अ सिलेंडर कंटेनिंग एन आइडियल गैस, और जो आइडियल गैस कंटेन कर रहा है उसमें 0.1 मोल है, इसका मतलब 0.1 मोल ऑफ, ध्यान से, तो यहाँ पर गैस के मोल हैं कितने, 0.1 मोल। दूसरा, इसी का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो है 1.0 डेसीमीटर स्क्वायर। ठीक है, डेसीमीटर को हम लीटर भी लिखते हैं, चलो कोई इशू नहीं है, वो तुम समझ जाओगे। ओके, कह रहा है कि इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ लार्ज वॉल्यूम ऑफ। अब देखिए आइडियल गैस इसके थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसकी बात समझिएगा। थर्मल इक्विलिब्रियम का मीनिंग है कि जो टेम्परेचर इसका होगा आइडियल इथाइलिन ग्लाइकॉल का, वही टेम्परेचर आइडियल गैस का होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो पूरा पढ़ता हूँ, अ सिलेंडर कंटेनिंग एन आइडियल गैस, ये चीज गिवन है, इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ लार्ज वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो ये जो है इसका 0.5 मोलर बोला है, मतलब ये इसकी क्या है, मोलैलिटी। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। एट फ्रीजिंग पॉइंट है ना, ठीक है, एट फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट पे ये मोलर सॉल्यूशन गिवन है, तो फ्रीजिंग पॉइंट पता थोड़ी हमें है, TS क्वेश्चन मार्क। इफ स्टॉपर्स S1 and S2 in figure are suddenly withdraw, the volume of gas in liter after equilibrium is achieved। देखो पूरी कहानी दोस्त ये है कि गैस के लिए क्वेश्चन पूछा है, वो जानने के लिए हमें टेम्परेचर चाहिए होगा। ठीक है, पहले अपन जानते क्या बात करते हैं, KF गिवन है, R गिवन है, डेटा मैं सीधा उठा लूंगा यहीं से। ठीक है, तुमको दिख रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं वो समझो। पहले हमें T0, देखिए ये है आपका सॉल्यूट इथाइलिन ग्लाइकॉल, छोड़ो सॉल्यूशन। अब हमें प्योर वाटर का पता होता है क्या, फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन आएगा, ये पता नहीं है। ठीक है, अगर मैं डेल्टा TF लगाऊं, डेल्टा TF लगाऊं तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा KF इंटू M। KF गिवन है, KF गिवन है 2.0 मल्टीप्लाइड बाई M गिवन है, कहाँ गया 0.5, 0.5, तो हमारा डेल्टा TF क्या आ जाएगा निकल के, मल्टीप्लाई कर दो 1 आएगा ना, 1 केल्विन। ये बात ध्यान रखना, डेल्टा TF आ चुका है। अब इसको ध्यान से देखो, अगर हमें TS निकालना हो, बिकॉज डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है, T0 माइनस TS। यहां से अगर अपन TS निकालेंगे तो T0 माइनस डेल्टा TF, भाई ये चाहिए अपन, इधर ले गए, इसको इधर ले गए। तो अब देखो T0 कितना है, अभी निकाला हम लोगों ने, कितना 273 केल्विन माइनस 1 केल्विन आ गया 272 केल्विन, ये आया है TS। अब क्वेश्चन को फिर से ध्यान से रखो,
उसने कहा था आइडियल सोल्यूशन इस एक्वस सोल्यूशन के थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब सोल्यूशन का टेम्परेचर आया है 272 केल्विन, इसका मतलब आइडियल गैस का भी टेम्परेचर कितना आएगा 272 केल्विन, बिकॉज ये टेम्परेचर इस सोल्यूशन के थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो क्वेश्चन यहाँ से है पर पूछ डेटा यहाँ से निकल के यहाँ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इफ स्टॉपर्स S1 एंड S2 आर शोन इन फिगर आर सडनली विड्रॉ द वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर आफ्टर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। पूरी कहानी दोस्त ये है, चलो अभी पिस्टन हटाया नहीं है, S1 और S2 पिस्टन को छेड़ा नहीं है बिल्कुल भी। जब छेड़ा नहीं है तो क्या होगा, जो ये डेटा गिवन हुआ है इससे क्या निकाल सकते हैं वो देखो, ठीक है। इस डेटा से तुम्हें पता है मैं कहाँ पर लिखूं, क्वेश्चन तुम देख चुके हो ध्यान से, देखो क्वेश्चन तुम ध्यान से देख चुके हो, मैं सीधा आंसर करता हूं। ओके ओके, वी नो दैट PV बराबर nRT, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो P प्रेशर निकाल रहे हैं गैस का, ठीक है, तो nRT अपान V, यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। n कितना है 0.1 मोल, R तुम्हें पता ही पहले से कितना होता है, ठीक है 0.08 रखना है, बिकॉज डेटा में यही मेंशन है, जो गिवन है वो रखो। T कितना आया है 272 केल्विन अपान V कितना है, वॉल्यूम गिवन था 1, सही है। जस्ट सॉल्व दिस डेटा, तो P गैस का प्रेशर आपको निकल के मिल जाएगा 2.176 ATM, ठीक है। यहां पर बात खत्म हो गई। अब इस गैस का प्रेशर गिवन हो चुका है, वॉल्यूम तुम्हें पता ही था। अब कहानी ये है, कहा है कि स्टॉपर S1 और S2 को हटा लिया जाए। अगर इनको हटा लिया जाएगा तो ये पिस्टन वापस से ऊपर की तरफ मूव करेगा, बिकॉज गैस का अंदर का प्रेशर है 2 ATM, वो ऊपर फ्लो करेगी। अब एक बात ध्यान रखना, इन्वायरमेंटल प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कुछ होगा। अब ये पिस्टन कहां पर रुकेगा, ये वहां रुकेगा जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गैस का प्रेशर इक्विलिब्रियम में आएंगे। इक्विलिब्रियम में आने का मतलब कि गैस के प्रेशर और वॉल्यूम का, भाई इसके मैं कहां लिख दूं, आइडियल गैस के लिए प्रेशर P1 मान लीजिए, वॉल्यूम V1 मान लीजिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब उसने साफ साफ कहा है, या तुम ऐसे छोड़ो, एक बात सुनो, जब पिस्टन हटा लेंगे, जब हम हटाने के बाद आइडियल गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, इतना अपने को पता है। तो मैं बस ये कह रहा हूं, आफ्टर रिलीजिंग पिस्टन रिलीज करने के बाद क्या हुआ और पहले क्या है, पहले क्या था, लेट सपोज इसका प्रेशर ऑफ गैस जो आया है, लेट सपोज ये P1 है और वॉल्यूम ऑफ गैस V1 है, तो इसका P1 इंटू V1 जो है, हटाने के बाद कंडीशन क्या होगी P2 V2, मतलब ये बिफोर की कंडीशन है और ये आफ्टर की कंडीशन है। मैं इसको रफ कर रहा हूं, नीचे वाले को जगह चाहिए मेरे को। तो बिफोर क्या था, P1 क्या था 2.176, V1 क्या था 1 था, मल्टीप्लाई P2 ऑब्वियस है, हटाने के बाद आइडियल गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो P2 की वैल्यू जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM के इक्वल हो जाएगी। गिवन नहीं, लेकिन समझ जाना ये चीज। V2 तो निकालना था, तो V2 निकाल लो। V2 इक्वल टू 2.176 डिवाइड बाई 1 कितना आएगा, वही आंसर है। तो V2 इक्वल टू 2.176, यही आंसर है। क्वेश्चन अच्छा था, हो गया, ठीक है ना। सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, खुद को ट्रेन करो। थैंक यू।